समझो देखो, है ना। सबसे पहले पता हुआ कि हिंदी व्याकरण में सबसे पहले वर्ण को पढ़ाया था, क्योंकि वर्ण को क्या कहा जाता है ना, भाषा का कह सकते हैं या हिंदी व्याकरण का सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ण क्या है, हिंदी व्याकरण का या भाषा का सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, इसी वर्णों से ही मिल के बहुत सारे शब्द बने हैं, और शब्द से मिल के क्या बने हैं, वाक्य बने हैं, निबंध बने हैं ना, कविता बना, ये सब बना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले वर्ण के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो वर्ण उसे कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता जनरली। ठीक है, चलो वर्ण दो तरह के होते हैं, आज शॉर्टली पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ण दो तरह के होते हैं, एक स्वर वर्ण, एक क्या होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, वैसा वर्ण है ना जो अपने उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेता है। जैसे कि आधा क है, क बोलने में अ आ रहा है, अ का उच्चारण आ रहा है, तो क क्या है, आधा क अगर बोला जाए या क हलंत बोला जाए, वो एक वर्ण है। ठीक है, उसमें अ जुड़ा तब वो व्यंजन वर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, वैसा वर्ण जो अपने उच्चारण में, बोलने में या लिखने में है ना किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं, उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण टोटल 33 होते हैं, और स्वर वर्ण टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं, जिसमें से 4 ऐसे वर्ण होते हैं जिसको उच्चारण करने में कम समय लगता है, इसलिए इसको हर्ष स्वर बोला गया है। और हर्ष मतलब छोटी। ठीक है, तो छोटी स्वर कहा गया है, और छोटी ई, छोटी ऊ और री, इसको बोलने में कम समय लगता है, इसलिए इसको हर्ष ई कहा गया है। हर्ष मतलब हर्ष स्वर कहा गया है, जो 4 होते हैं। तो एग्जाम में सिंपल सा पूछा जाएगा कि हर्ष स्वर कितने होते हैं, तो बता दीजिएगा 4 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, तो टोटल 11 होते हैं। फिर पूछा जाएगा दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। इसका मतलब वैसा स्वर वर्ण जिसको उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगे। आ, ई, ऊ, इसको उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है, इस वजह से इसको दीर्घ स्वर बोला जाता है। ठीक है, ये कितने होते हैं, 11 होते हैं। समझ में आ गया होगा, 7 होते हैं। ठीक है, चलिए व्यंजन के बारे में अगर बोला जाए, तो वैसा वर्ण जो दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं, वैसे वर्ण को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये क है, तो आधा क में अगर अ की अ जोड़े हैं, तो ये क्या बनेगा, ये पूरा क बनेगा, और ये पूरा का जो क है ना, ये कहलाएगा व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसा टोटल कितने होते हैं, 33 वर्ण होते हैं। 33 व्यंजन वर्ण होते हैं, जिसमें से 25 ऐसा वर्ण है जो वर्गीय है। 25 ऐसे वर्ण है जो क्या है, वर्गीय है। कैसे, वर्ग वाले हैं, मतलब क ख ग अंग जो पांचों है ना, इस पांचों को एक 5 वर्ग में है, एक उच्चारण है। जैसे कि इस पांचों को कंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है इस पांचों को, और एक क्रम में भी लिखा जाता है, जिस वजह से इसको एक वर्ग में रखा गया है, और इसको बोला जाता है क वर्ग। उसी तरह च जो है, च छ ज झ यहाँ, इस पांचों का जो उच्चारण स्थान है एक है। क्या है, एक है, एक ही जगह से इस पांचों को उच्चारण स्थान है, और इसको एक क्रम में लिखा जाता है ना, एक वर्ग में रखा गया है, जिसको च के नाम से जाना जाता है, जिसे च वर्ग कहा जाता है। ठीक है ना, और जिसका उच्चारण क्या है, तालु है। ठीक है, च का उच्चारण स्थान तालु, छ का तालु, च छ ज का तालु, सब का। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि च का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, तो क्या बताइएगा, तालु। छ का उच्चारण स्थान तालु। ठीक है, ऊपर में अगर यहाँ पे देखा जाए घ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो बता दीजिए आप, कंठ है। तो क से अंग तक इस पांचों का उच्चारण स्थान एक ही है, इसलिए इसको एक वर्ग में रखा गया है। ठीक है, जिसको क्या बोला गया, क वर्ग बोला गया है। ठीक है, चवर्ग टवर्ग, उसी तरह टवर्ग जो है, ट वर्ग, इसको मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा मतलब कह सकते हैं तालु और दांत के बीच का जो जगह होता है, उसको मूर्धा बोला जाता है। ठीक है, तो टवर्ग में ट ठ ड ढ न आते हैं, जिसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। क्या है, मूर्धा है। ठीक है, चलिए उसके बाद पवर्ग, तवर्ग को देखा जाए ना, इस पांचों को त थ द ध न, इस पांचों को दांत से बोला जाता है, जिस वजह से इस पांचों को एक साथ रखा गया है, एक क्रम में भी लिखा जाता है, त थ द ध न, जिस वजह से इस पूरे पांचों को एक वर्ग में रख दिया गया है, जिसका नाम क्या है, त वर्ग है। क्या नाम है, त वर्ग है। ठीक है, जिसका उच्चारण स्थान पूरे तवर्ग का, पूरे पांचों का उच्चारण स्थान अगर देखा जाए, तो क्या होगा, दंत या दंत बोल दो या दांत बोल दो। ठीक है, पवर्ग हो गया, तो पांचों को प फ ब भ म, ये पांचों जो है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, छोड़ो, पांचों जो होगा, इस पांचों का उच्चारण स्थान क्या होगा,
ओष्ठ होगा, क्योंकि प फ ब भ म इस पांचों को एक ही जगह से ना बोलते हैं, हमारे मुंह में कह सकते हैं 6 जगह से उच्चारण करते हैं किसी शब्द को। ठीक है, किसी शब्द को 6 जगह से उच्चारण किया जाता है। ठीक है, उच्चारण स्थान कितने होते हैं ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप बता दीजिएगा 6 उच्चारण स्थान होते हैं। ठीक है, 6 जगह से किसी वर्ण को उच्चारण किया जाता है। ठीक है, स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, दोनों वर्ण को। ठीक है, चलिए, पवर्ण को किससे बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो पांचों है ना, इस पांचों को जब उच्चारण करते हैं ना, तो हमारे मुंह में जो उच्चारण करने का, बोलने का जो जगह है ना, उसमें से किसी ना किसी को ये टच करता है। ठीक है, जिस वजह से इसका नाम पड़ गया स्पर्श व्यंजन। तो एग्जाम में सिंपल सा सवाल पूछ देगा कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं, कितने व्यंजन वर्ण आते हैं, तो आप बता दीजिएगा 25 आते हैं। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कवर्ग में कितने वर्ण आते हैं, तो 5 आते हैं। चवर्ग टवर्ग इस सब में कितने कितने आते हैं? 5 आते हैं। समझ में आ गया होगा? चलिए, अंतःस्थ इसका नाम पड़ा इसलिए क्योंकि इसको हमारे मुंह में जो उच्चारण स्थान है उसके सबसे अंतिम स्थित जो जगह है वहां से उच्चारण स्थान उच्चारित करते हैं, जिस वजह से इसका नाम पड़ गया है अंतःस्थ। ये 4 होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें जो है, उस मतलब गर्म, जिसको बोलने से हमारे मुंह में है ना रगड़ पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया उसमें व्यंजन। ये भी 4 होते हैं, प्लापे श, विधान स, दंती स और ह। ठीक है, एग्जाम में सिंपल सा सवाल यहाँ से पूछ देगा, है ना, उसमें व्यंजन कितने होते हैं? क्या बताइएगा? 4। फिर पूछा जाएगा अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो क्या बताइएगा? 4। सिंपल सा यहाँ से एग्जाम में आ जाएगा सवाल। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मात्राएं कितने होते हैं? 10 होते हैं। देखिए, टोटल स्वर कितने हो गए? स्वर टोटल 11 हो गए। स्वर वर्ण कितने हो गए? 11। अ में तो कोई मात्रा होता है? नहीं होता है। उसके बाद सारा में का मात्रा होता है ना, छोटी ई का भी मात्रा पीछे से होता है ना, हर्ष ई का। जैसे कि किताब अगर लिखे, किताब लिखे, तो ये पीछे से ये मात्रा नहीं हुआ, ये वाला मात्रा नहीं हुआ, ये है ना, इसको क्या बोला था? हर्ष ई। हर्ष में है तो इसलिए हर्ष, और ये ई है तो इसका नाम पड़ गया हर्ष ई, है कि नहीं? दीर्घ ई का भी, आ का अगर लिखते, जैसे कि मान लीजिए काला लिख दिए, मान लेते हैं। ठीक है, तो ए में जो मात्रा लगा ना, आ की मात्रा लगा ना, ये आ का ही एक लकड़ी लगा ना, मात्रा लगा ना, तो अगर इसको मिटा दे, हम व्यंजन को मिटा दे, तो ये हो गया ना मात्रा ये। ठीक है, तो टोटल अगर मात्रा देखा जाए तो टोटल 10 होगा। ठीक है, क्योंकि स्वर 11 है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। अगर इसी के कमर लिखना पड़े हमको, कोई इसमें मात्रा लगा? नहीं लगा, मतलब अ का मात्रा नहीं होता है, इसके अलावा सारे का मात्रा होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि स्वर 11 है लेकिन अ का मात्रा नहीं होता है, उसके अलावा सब का मात्रा होता है। तो मात्राएं कितने हो गए? 10 हो गए। रटना पड़ा नहीं? समझ गए हम लोग, है ना? चलिए, फिर अगर इसके बाद बात किया जाए संयुक्ताक्षर, मतलब संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? वैसा व्यंजन या वैसा वर्ण, है ना, जो 2 गो व्यंजन और उसके बाद एक स्वर से मिलके बना हो। 2 व्यंजन होगा, उसका एक स्वर होगा, तब बनेगा, वैसे वर्ण को संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर बोलेंगे। ठीक है, संयुक्त अक्षर मतलब संयुक्ताक्षर, या उसको संयुक्त व्यंजन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो वैसा वर्ण, जो वैसा कह सकते हैं ये अक्षर जो 2 व्यंजन और एक स्वर के मिल से बनता है, उसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे कि जो अक्षर ये है, तो ये आधा क और पूरा स मिलके ये अक्षर बनता है। ठीक है, फिर उसका त्र जो है, तो ये आधा त और पूरा र मिलके ये त्र बनता है। देखो यहाँ पे आधा क और पूरा स बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अ जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अगर अक्षा करना होगा तो आ जोड़ना होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, क्या बन जाएगा? छा बन जाएगा। जैसे कि त्र है, तो आधा त और र में अ जुड़ा है, तो ये पूरा त्र बना है। अगर त्रा बनाना है तो आधा त और र में आ जुड़ेगा, तब ना त्रा बनेगा। अगर त्रि करना है तो आधा त और आधा र, और यहाँ पे क्या करना होगा? छोटी ई करना होगा, तब त्रि बन जाएगा। और आगे से अगर त्रि करना है तो बड़ी ई डालना होगा। त्रु करना है तो यहाँ पे कौन सा स्वर जोड़ना पड़ेगा? उ वाला स्वर जोड़ना पड़ेगा। अगर आगे वाला त्रु मतलब दीर्घ त्रु करना है तो बड़ी ऊ डालना होगा। त्रे करना है तो इसमें र में क्या जोड़ना पड़ेगा? ए जोड़ना पड़ेगा। त्रय करना है तो ए जोड़ना पड़ेगा। बस समझ आ रहा है ना? सिंपल है, इसे पढ़ाया गया है ना? चलिए, तो त्र कैसे बनेगा? आधा त और पूरा र मिलके त्र बनेगा।
त्र, ठीक है। अगर त्रय बोलेंगे तो ए मिलके बनेगा, त्रय ए मिलके बनेगा, ठीक है। चलो अब ज्ञा, ज्ञा कैसे बनता है? तो आधा ज और पूरा या, आधा ज और पूरा या मिलके ज्ञा बनता है, ठीक है। स्र कैसे बनता है? देखो स्र, तो आधा स और प्लस पूरा र, ठीक है, स्र बनता है। अगर श्री बनाना है तो यहाँ पे क्या करना होगा? छोटी ई डालना होगा, आगे से बनाना है तो बड़ी डालना होगा, शुरू करना है मान लो तो ऐसे करना होगा, मतलब छोटी डालना पड़ेगा, है कि नहीं? बस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई दिक्कत इसमें है? नहीं है। तो ये संयुक्ताक्षर टोटल हो गए 4। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो क्या बताइएगा? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। या संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अक्षर, त्र, ज्ञा और स्र, ठीक है। तो ये पूरा था वर्ण, कह सकते हैं वर्ण के बारे में ये बात, ठीक है। शॉर्टली हम लोग रिवाइज किए हैं कि नहीं, ये सब पढ़ चुके हैं डिटेल में, ठीक है। चलिए फिर अगर इसके बाद देखा जाए तो शब्द आता है। शब्द किसे कहते हैं? तो इसी वर्णों को एक सिस्टमेटिक तरीके से, कह सकते हैं एक सही तरीके से मिला देते हैं। एक सही तरीके से क्या करते हैं? मिला देते हैं, और उसका कुछ मानी निकलता है ना, उसी को शब्द कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि एक क ले लो, एक म ले लो, एक ल ले लो, इन तीनों को मिलाने के बाद क्या बन रहा है? कमल बन रहा है। कमल का मतलब होता है ना कि फूल का नाम, है कि नहीं? और जैसे कि एक क ले लिए, ठीक है, एक मान लो कि घ ले लिए, एक क ले, इसका मतलब कुछ होता है? नहीं होता है। मतलब यहाँ पर भी 3 को शब्द, 3 को वर्ण को जोड़े, लेकिन इसका कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द किसे कहेंगे? तो वैसा वर्ण जिसको जोड़ने के बाद एक सही मतलब देगा, उसी को शब्द बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग पद के बारे में जान लेते हैं। कोई शब्द है, जैसे कि मान लो कि कमल क्या एक शब्द है, ठीक है। अगर ये कमल एक वाक्य में आ जाता है कि कमल एक फूल का नाम है, कमल एक फूल का नाम है, तो एक सेंटेंस में आ गया ना, तब ये कमल है ना, उस पूरे वाक्य का, सेंटेंस का क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद। तो नॉर्मल सी बात है, कोई शब्द है अगर कोई सेंटेंस में है तो उसका नाम शब्द ही है, लेकिन वो पद बोला जाएगा उसको, ठीक है, क्योंकि उस सेंटेंस में उसका हिस्सा है ना, हक है ना, इसलिए उसको बोला जाता है कि वो पद कहलाएगा। कमल क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। कमल एक फूल है, तो कमल भी उस सेंटेंस का पद होगा, एक भी उस सेंटेंस का पद होगा, फूल भी एक सेंटेंस का पद होगा, है भी एक सेंटेंस का पद होगा। सब अपना अपना अलग अलग है, सब अलग अलग। कोई क्रिया पद है, क्रिया वाला है, कोई संज्ञा वाला है, कोई सर्वनाम वाला है, कोई अलग अलग है ना। सब पद है लेकिन सब अलग अलग है। कोई एक्शन को कर रहा है, किसी न किसी काम को कर रहा है, इस वजह से उसको बुलाया जाता है क्रियापद, है ना। कोई सर्वनाम है, कोई नाम के बदले में आया है, उसको सर्वनाम पद बोला जाता है। सब पद है, ठीक है, सबका अपना अपना अलग अलग उसमें वजूद है, ठीक है। चलिए तो पद में और ये सब समझ में आ गया है ना। अब देखिए शब्दों को ना कई भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या, उत्पत्ति के आधार से या उत्पत्ति की दृष्टि से हमारे शब्द को 4 भागों में बांटा गया। मतलब हमारा जो शब्द जन्म लिया है ना, कह सकते हैं हिंदी का जो शब्द है जो जन्म लिया है ना, वो इन चारों तरह से लिया है, ठीक है। पहला कहा गया है तत्सम, मतलब जो हिंदी में हम लोग जो भी कुछ बोलते हैं ना, उसका जन्म संस्कृत से हुआ है। पहला क्या बोला जाता है? तत्सम, मतलब इसका जन्म संस्कृत से हुआ है। दूसरा तद्भव, है ना, मतलब संस्कृत का कोई शब्द है उसको हम लोग बिगाड़ के, जैसे कि क्षेत्र है, क्षेत्र को हम लोग बिगाड़ के खेत कर दिए और खेत का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी शब्द बना दिए उसको, है कि नहीं, तो उसको तद्भव बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि क्षीर होता है, इसको बिगाड़ के हम लोग खीर बोलते हैं, तो खीर क्या कहलाएगा? तद्भव शब्द कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो हूबहू संस्कृत का शब्द हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं ना, उसको बोला जाता है तत्सम शब्द, ठीक है। और संस्कृत को बिगाड़ के प्रयोग करते हैं, है ना, उसको बोला गया है क्या? तद्भव। जैसे कि हस्त, संस्कृत शब्द हस्त भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए लेकिन हस्त को बिगाड़ के हमने क्या कर दी? हाथ कर दी, तो हाथ तद्भव शब्द कहलाएगा। क्या कौन सा शब्द कहलाएगा? तद्भव शब्द कहलाएगा। समझ में कोई दिक्कत है? नहीं। तो वैसा शब्द जिसको हम लोग हूबहू संस्कृत का जो शब्द है हूबहू हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो वैसे शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। मेनली कहा जा सकता है एक ट्रिक के मामले में या एक पहचान के बारे में अगर कहा जाए तो अक्षत्र, ज्ञान, प्लापेश, व और न और दी और विसर्ग। विसर्ग क्या होता है?
ये है ना। तो ये विसर्ग वाले जो शब्द होते हैं मेनली वो तत्सम के शब्द होते हैं, मतलब वो ज़्यादातर संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए। तो एक पहचान के रूप में अगर देखा जाए तो अक्षर त्र ज्ञा स व न रि से शब्द जो शुरू होगा तो वैसे शब्द को है ना तत्सम शब्द कहेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तब ना हम लोग को पता चलेगा, बहुत सारे किताब से जुड़े रहेंगे तब ना पता चलेगा कि कौन सा शब्द संस्कृत का है या कौन सा शब्द हिंदी का है या कौन सा शब्द अरबी का फारसी कहाँ का है कि नहीं। लेकिन जनरली एक पहचान के रूप में अगर देखा जाए तो अक्षत्र ज्ञान स व न रि विसर्ग जो होते हैं वो तत्सम के शब्द मतलब संस्कृत के शब्द होते हैं, एक ट्रिक के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे जान लीजिए कि हम लोग जितना पढ़ेंगे जितना नया नया शब्द को देखेंगे तब हम लोग को अच्छे से पहचान करने आएंगे, है कि नहीं। लेकिन एक ट्रिक रूप में देख सकते हैं, है ना। तद्भव के शब्द जो होते हैं चंद बिंदु वाले ज़्यादातर जो भी शब्द होते हैं वो तद्भव के शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए जैसे गेहूँ में लगता है ना वो होते हैं तद्भव के शब्द। देशा शब्द किसे कहा जाता है? देश का मतलब होता है देश, ज का मतलब होता है जन्म। तो जिस शब्द का जन्म हमारे देश में हुआ है वैसे शब्द को देशज शब्द कहा जाता है। जैसे कि पारिवारिक शब्द हो गया माता पिता, बोलते कि नहीं, जैसे कि बोलते नहीं कि मामा बोलते हैं दादा दादी नाना नानी भाई बहन, बोलते कि नहीं मौसा मौसी, ये सब बोलते कि नहीं। ये जैसे कि मान लो कि गांव में बोलते हैं तेंदुआ हो गया, लोटा हो गया, फुनगी हो गया, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो देशज शब्द होते हैं। ऐसे शब्द क्या कौन से शब्द होते हैं? देशज शब्द। तो एग्जाम में सिंपल सा यहाँ से सवाल दे देगा, ठीक है, सिंपल सा एग्जाम में पूछ देगा कि तेंदुआ दे देगा, अब बोलेगा कि निम्न में से ये कौन सा शब्द है, 4 ऑप्शन दे देगा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, तो 4 में से आप लगा दीजिए कि देशज शब्द होता है। सिंपल सा है, समझिएगा ना तो आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो वैसा शब्द जिसका हमारे देश में जन्म हुआ है वैसे शब्द को देशज शब्द बोलेंगे। ठीक है, चलिए। संस्कृत से उसको कोई लेना देना नहीं है, संस्कृत से वो लिया गया नहीं है। ठीक है, चलिए। विदेशज शब्द क्या होता है? हाँ, तो पशु पक्षी के जो आवाज होते हैं निरर्थक शब्द होते हैं। निरर्थक शब्द जैसे कि रोटी ओटी नहीं बोलता है, जैसे कि रोटी वोटी, कपड़ा लत्ता बोल देता है सब, रोटी वोटी, है ना। तो ये रोटी ओटी जो शब्द हो गया ना निरर्थक शब्द, इसका कोई मतलब है नहीं है। तो ये जो ओटी शब्द है हम लोग अपने देश में कह सकते हैं, जन्म किया बोलते बोलते, ठीक है नहीं। तो वैसे शब्द तो देशज शब्द कहलाता है। ठीक है, चलिए। पशु पक्षी के जो आवाज होते हैं काव काव टर टर, ये सारे जो होते हैं देशज शब्द कराते हैं। तो एग्जाम में सिंपल लग रहा है पर यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछते हैं और सब लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। विदेशज शब्द क्या होगा? वैसा शब्द जिसका विदेश में जन्म हुआ है। और जैसे कि देखो भारत में विदेशी लोग बहुत, यूनान के लोग, डच के लोग, रूस के लोग, है ना, अंग्रेज लोग, बहुत सारे जगहों से लोग, अरबी लोग भारत में आके रहे, कोई राज किए कोई रहे, मतलब रहे कि नहीं भारत में। तो वहाँ वो यहाँ पे रहे और यहाँ पे वो लोग अपना शब्द प्रयोग करते थे और उनके शब्द को हम लोग भी सुन लिए, है ना। उन्हीं के शब्दों को हम लोग भी प्रयोग करने लगे, तो हम लोग को वो शब्द लगता है कि हम ही लोग का है, लेकिन वास्तव में वो शब्द तो किसी दूसरे देश का है ना। तो इसलिए वैसे शब्द को बोला जाता है विदेशज शब्द। जैसे कि देखो रिक्शा, लगता है कि हम लोग का हिंदी का होगा, है ना, लेकिन वो जापान के लोग हो सकते हैं यहाँ पे आए होंगे, यहाँ पे प्रयोग किए होंगे, हम लोग सुन सुन के हम लोग भी प्रयोग करने लगे, ठीक है। तो असल में रिक्शा जो शब्द है वो जापानी शब्द है, ठीक है। अब देखिए आराम, लगता है ना कि हिंदी का या उर्दू का शब्द होगा। अफसोस, गिरफ्तार, आवाज, उम्मीद, ये सब, लेकिन ये सब फारसी का शब्द है कि नहीं। अरब के लोग, है ना, मतलब उधर के जो लोग हैं, है ना, अरबी लोग सब वहाँ यहाँ पे आए होंगे, यहाँ पे प्रयोग किए होंगे, हम लोग भी सुन लिए, हम लोग भी प्रयोग करने लगे, ठीक है। तो लगता है कि हम लोग का ये कह सकते हैं शब्द है, लेकिन असल में ये शब्द जो है फारस का शब्द है, फारसी का मतलब फारसी शब्द है, ठीक है। जैसे किस्मत हो गया, ख्याल हो गया, दुकान हो गया, अजीब हो गया, ऐसे शब्द, ये सब जो शब्द है वो ये अरबी शब्द है, ठीक है। तो ये सब हमको प्रैक्टिस से पता चलेगा, रटने से नहीं। आप 50 को रट लीजिएगा, हो सकता है रटने के बाद, है ना, 50 को रटे वो एग्जाम ना दे, कोई दूसरा दे दे, ठीक नहीं। तो ये सब जितना ये सब से जुड़े रहिएगा उतना नया नया चीज़ जानते रहिएगा तो ये सब हो जाए। लेकिन एक समझने के लिए समझ सकते हैं कि नहीं, ये सब जो है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब जो है एग्जाम में पूछा जाएगा कि आराम कौन सा शब्द है, तो आप बता सकते हैं आसानी से, है कि नहीं, क्योंकि एक बार सुन लिए हुए हैं कि हाँ भाई विदेश शब्द है, यहाँ का शब्द है। अब ये नहीं पूछेगा कि कहाँ कौन सा देश का है या किस लैंग्वेज से लिया गया है, ये नहीं पूछेगा, पूछेगा भी तो आप लोग बता दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए जैसे कि बुजुर्ग हो गया, रूसी शब्द है, बम डची शब्द है, लीची, हम लोग लीची प्रयोग करते कि नहीं करते? ऐसा लगता है कि हम ही लोग का भाषा है,
है कि नहीं। लेकिन मेनली जो लीची है वहाँ का चीन का भाषा है, चीनी शब्द है वो, ठीक है। तो ये हो गया उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम हुबहू संस्कृत का शब्द जो हिंदी में प्रयोग करते हैं, तद्भव संस्कृत का शब्द को बिगाड़ के जो शब्द प्रयोग करते हैं ना उसको तद्भव शब्द बोला है। देशज जो देश में जन्म हुआ है, विदेशज जो विदेशी शब्द को हम लोग प्रयोग में करते हैं। चलिए, बनावट, रचना, व्युत्पत्ति या संरचना के आधार से है ना हमारे जो शब्द है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया रूढ़ का शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा यौग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? वैसा शब्द जिसको खंड करने पे ना कोई मतलब ना निकले, ठीक है। जैसे कि घर, घर को खंड करने पे कोई मतलब निकलेगा? घ अलग हो जाएगा, र अलग हो जाएगा, कोई मतलब निकला नहीं। तो वैसा शब्द जिसको खंड करने के बाद कोई मतलब ना निकले ना, वो वैसा शब्द को रूढ़ शब्द बोलेंगे। सिंपल समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखेंगे यौगिक, तो वैसा शब्द जिसको खंड करने के बाद कोई मतलब निकले। जैसे कि पाठशाला, पाठशाला को अलग अलग किया, शाला मतलब घर, पाठ मतलब जहाँ पे अध्ययन करते हैं, मतलब निकला दोनों का, जोड़ने के बाद ही मतलब निकल रहा है पाठशाला, है ना। चलिए, तो वैसा शब्द जिसको खंड करने पे दोनों का मतलब निकले वैसा शब्द को यौगिक शब्द बोलेंगे। यौगिक है मतलब मिल के बना है, तो ये भी कह सकते हैं वैसा शब्द जो 2 शब्दों के मिल के बना है वैसे शब्द को यौगिक शब्द बोलेंगे, ठीक है। यौग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वैसा शब्द जो 2 अलग अलग शब्दों के मिल से बना है लेकिन उसका मतलब कोई तीसरा शब्द होता है, कोई तीसरा शब्द। मतलब क्या हुआ? देखो समझो, देखो क्या है यहाँ पे? चक्रधर, चक्रधर है ना, चक्र को धारण करने वाले, है ना। देखो चक्रधर 2 अलग अलग शब्द से मिलकर बना, लेकिन इसका मतलब क्या हो रहा है? विष्णु जी के बारे में बात हो रही है। चक्रधर कौन है? तो विष्णु जी, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं कि नहीं 10 आनंद, 10 आनंद बोलते हैं हम लोग, मतलब जिसका 10 सर, तो हम लोग के मन में क्या ख्याल आता है कि रावण के बारे में बात हो रहा है कि नहीं। तो दशानन है, तो दशानन 2 शब्दों के मेल से बना है, लेकिन तीसरा कोई शब्द के बारे में इंडिकेट कर रहा है या बता रहा है। किसके बारे में? रावण के बारे में, ठीक है। समझ में आया है कि नहीं? घोड़ा पे सवार है ना, तो उसको मिला के क्या बना जाएगा? घुड़सवार। इसके बाद देखेंगे जलज, जलज, ठीक है। ज मतलब जन्म और जल का मतलब पानी, तो वैसा चीज जो पानी में जन्म लेता है उसको जलज कहते हैं, ठीक है। तो मछली में तो होना चाहिए नहीं, जोक भी तो होना चाहिए नहीं, लेकिन जलज का मतलब क्या हम लोग बोलते हैं? कमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमल बोलते हैं। कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कुछ बहुत सारे चीज तो पानी में जन्म लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन मेनली हम लोग जलज का मतलब क्या जानते हैं? कमल के बारे में जानते हैं। पंकज मतलब क्या जानते हैं? कमल के बारे में जानते हैं, है कि नहीं। और भी चीज हो सकता है, बहुत चीज हो सकता है जो पानी में जन्म लेता है, लेकिन हम लोग मेनली पंकज के रूप, पंकज किसके रूप में जानते हैं? कमल के रूप में जानते हैं, है कि नहीं, है ना। देखिए 2 शब्दों के मेल से बना है और ये ना किसी तीसरे शब्द को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? यौग रूढ़ पड़ गया, ठीक है। 2 शब्दों के मेल से बना है। जैसे कि देखो पाठशाला मिलके बना है ना, पाठशाला दोनों मिलके बना है ना, इसका मतलब ही सेम ही ना हुआ। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय का मतलब विद्यालय होता है कि नहीं। लेकिन जोड़ने के बाद भी एक ही मीनिंग रहा कि नहीं रहा, लेकिन इसमें 2 शब्दों के मेल से बना, मिला, अब मिलने के बाद कोई तीसरा मीनिंग को ग्रहण कर ले रहा है, वैसे शब्द को यौग रूढ़ कहा जाता है। और एक और समास में देखा जाए तो बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अगर इसको देखा जाए ना तो बहुव्रीहि समास कहा जाता है, ठीक है। समास हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे, है ना। तो समास क्या होता है कि समास के बारे में थोड़ी देर बाद जानेंगे, लेकिन शॉर्टली समझ लीजिए, है ना। ये यौग रूढ़ के जो भी शब्द होते हैं ना वो बहुव्रीहि समास होते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो, इसके बाद क्या होता है? रूपांतर की दृष्टि से हमारे शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, एक विकारी और दूसरा क्या? अविकारी। विकारी का मतलब क्या होता है? वैसा शब्द जिसका रूप, रंग, जिसका रूप बदलता है, जिसका रूप बदलता है। अब रूप, शब्दों का रूप कैसे बदलेगा? कपड़ा पर थोड़ी ये पहनेगा, इसका रूप कैसे बदलेगा? कि वह खाता है तो वह खाती है, रूप बदला। वे खाते हैं, रूप बदला। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, लिंग, कारक, वचन सब कुछ में रूप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? इसलिए इसको विकारी शब्द बोला है। विकारी शब्द में संज्ञा आते हैं, लड़का लड़की, रूप बदला। सर्वनाम आते हैं, है ना। जैसे कि वह हो गए तो वे भी रूप बदला ना, वह का वे हुआ कि नहीं हुआ? वह खाता है, वे खाते हैं, रूप बदला। क्रिया का भी, विशेषण का भी, वह अच्छा है, लड़की होगी तो क्या होगा? वह अच्छी है, रूप बदला कि नहीं बदला। क्रिया का, वह पढ़ता है, पढ़ती है, रूप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? इसलिए इसको बोला जाता है विकारी, विकार करने वाला, बदलने वाला, ठीक है। तो यही चारों जो होते हैं रूप बदलते हैं,
इस चारों में देख लो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में क्या होगा, वो धीरे धीरे खेलता है, धीरे धीरे। अब लड़की होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे खेलती है, लड़का होगा तो धीरे धीरे खेलता है, बहुत सारे होंगे तो वे धीरे धीरे खेलते हैं। धीरे धीरे में कुछ फर्क पड़ा नहीं, खेलता है, खेलती है, खेलते हैं। भाई खेलता खेलती क्रिया ना बदला, क्रिया ना बदला, लेकिन धीरे 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 कुछ हुआ है नहीं ना हुआ, तो सेम सेम है कि नहीं है कि नहीं। तो वही क्रिया विशेषण जो होता है वो अपना रूप नहीं बदलता, कुछ भी हो जाए, सिंगुलर प्लुरल मतलब वचन आए या स्त्रीलिंग पुल्लिंग आए, कुछ भी आए है ना, लिंग है, कुछ भी आए, ये अपना रूप नहीं बदलेगा। संबंध वाचक भी, जैसे कि देखिए यह साइकिल मेरी है, यह साइकिल राम की है, वे साइकिल सीता की है। साइकिल स्त्रीलिंग है, बस की लगेगा उसके लिए, की जो है अपना रूप नहीं बदलेगा। राम की साइकिल, सीता की साइकिल, उसके बाद हम लोगों की साइकिल, आप लोगों की साइकिल, लड़की की साइकिल, लड़का की साइकिल, सब जगह की लगेगा क्योंकि साइकिल स्त्रीलिंग इसलिए की लगेगा। सिंपल समझ लो, की जो है संबंध बोधक शब्द है, इसका रूप नहीं बदला। लड़का हो, लड़की हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो, कुछ भी हो, कि जहाँ की तहाँ रहा, जिस वजह से की को संबंध वाचक शब्द बोला जाता है। समझ में आ गया होगी। इसके बाद देखा जाए समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक क्या होता है, दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्य को जोड़ता है, दो वाक्यांशों को जोड़ता है। सिंपल सा समझ लीजिए, समुच्चयवाचक किसे कहते हैं, वैसा कह सकते सब जो दो वाक्य को जोड़े, दो शब्दों को जोड़े। जैसे कि देखो राम खेलता है, ठीक है, या राम खेल रहा है, फिर बोलेंगे श्याम खेल रहा है, दो बात को दो बार बोले। इससे अच्छा सिंपल सा नहीं बोल सकते हैं राम और श्याम खेल रहे हैं। ऐसे किसी को बोले कि सर जी राम खेल रहा है, फिर बोलेंगे सर जी श्याम खेल रहा है, फिर बोले लक्ष्मण खेल रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं, ये तीनों को एक साथ बोल देंगे, राम श्याम लक्ष्मण, राम श्याम और लक्ष्मण खेल रहा है, तीनों खेल रहा है। सिंपल सा काम हुआ कि नहीं। तो ये जोड़ने का काम किया ना, शब्दों को जोड़ा ना, तो जो जोड़ने का काम करता है क्या करते हैं उसको समुच्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि हम लोग खेल रहे हैं, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं, तो हम लोग, आप लोग खेल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, दो वाक्य अलग अलग तो सेंटेंस है कि नहीं, एक किया कि नहीं किया, तो ये और को, लेकिन को, इसलिए को, इस सबको क्या बोला, अथवा को समुच्चयवाचक बोला जाता है। समझ में आया, शॉर्टली समझ में आ गया ना। चलो विसर्यादि बोधक किसे कहते हैं, जिससे सुख दुख आश्चर्य का बोध होता है उसको विसर्यादि बोधक बोलते हैं। इसका भी रूप नहीं बदले, बोले अरे वाह गेम जीत गए, लड़की भी होगी तो अरे वाह बोलेगा, बोलेगी, और लड़का भी होगा तो वही बोलेगा, सारे लोग मिलकर भी बोलेगा तो वही, रूप बदल लेगा नहीं, इसको विसर्यादि बोधक। थोड़ा सा विस्तार में देख लीजिए, संज्ञा किसे कहते हैं, समझ में आ गया, विकारी अविकारी समझ में आ गया ना। रूपांतर का मतलब होता है बदलाव, के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, एक विकारी दूसरा अविकारी, जिसका रूप बदलता है विकारी, जिसका रूप नहीं बदलता है अविकारी। विकारी चार होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, और अविकारी भी चार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विसर्यादि बोधक, ये टोटल 8 हो गए। ठीक है, सबसे पहले संज्ञा के बारे में देखा जाए तो संज्ञा के बारे में पढ़ाया जा चुका है, एकदम डिटेल में गहराई से पढ़ाया गया है ना। तो संज्ञा के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं कि संज्ञा दुनिया में किसी भी नाम को संज्ञा कहा है। ठीक है, शॉर्टली देख लेते हैं। ठीक है, चलो संज्ञा जो हो गए 5 प्रकार के होते हैं मेनली, अगर देखा जाए है ना। चलो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। अंदर जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। संज्ञा को कम से कम अगर पढ़ा जाए ना तो एक दिन में पढ़ा जाएगा, अच्छा से पढ़ा जाए, सारा को एक एक दिन में अगर पढ़ा जाए तभी से गहराई से होगा। लेकिन शॉर्टली एग्जाम है ना, तो शॉर्टली हम लोग देख लेते हैं। अरे सुनो, सर्वनाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। एग्जाम में सिंपल सा यहाँ से सवाल आता है कि सर्वनाम कितने होते हैं, तब बता दीजिएगा 6 होते हैं। सर्वनाम होता क्या होता है, क्या होता है, जो संज्ञा के बदले में आता है वैसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब किसी के बारे में बोलेंगे कि जैसे कि मान लें बोल देते हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे नेता थे। महात्मा गांधी जी का अब्बू का नाम ये है, महात्मा गांधी जी की माता का नाम, महात्मा गांधी जी यहाँ रहते थे। बार बार महात्मा गांधी जी बोलने में अच्छा लग रहा है नहीं, उन्हीं के जगह पे उन्हीं के बारे में बोला जाएगा, किसी दूसरे शब्द से वही शब्द कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कि महात्मा गांधी जी
एक महान नेता थे, उनके पिता का नाम ये, उनकी माता का नाम ये, उनका उनकी ये सब जो है ना महात्मा गांधी जी के बारे में ही बता रहा है। लेकिन उस महात्मा गांधी जी के नाम के बदले में कोई दूसरा नाम का प्रयोग किए, वैसा ही नाम जो होता है वो सर्वनाम कहलाता है। और वैसे सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक के सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, नीडवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे व्यक्ति का बोध होता है, बोलने वाला व्यक्ति का, सुनने वाला का, जिसके बारे में बात किया जाए, वैसे शब्दों को बोला जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि आसिफ पढ़ा रहा है। अपने बारे में खुद अपना नाम लेकर बोलेंगे नहीं, तो अपने नाम के बदले में क्या हम बोले, मैं बोले। तो मैं क्या, मेरे नामे के बदले में ना मैं है। अगर हम मैं बोलेंगे तुम लोग को समझ में आ जाएगा ना कि हाँ आसिफ सर पढ़ा, समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं जो है मेरे नाम के बदले में आया है, तो मैं जो है वो क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। कौन सा सर्वनाम कहलाएगा, तो मेरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है ना, पुरुष के बारे में बोल रहा है ना, इसलिए मैं कहलाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। बोलने वाला जो होता है वो प्रथम पुरुष, सुनने वाला जो होता है मध्य पुरुष, जिसके बारे में बोला है इसके बारे में बोला जाएगा, वो तीसरे आदमी के बारे में बोला जाएगा, मतलब थर्ड पुरुष। ठीक है, 3 भागों में बांट देंगे। तो मैं, हम लोग जो होते हैं वो बोलने वाले होते हैं, तुम लोग जो होते हैं वो सुनने वाले होते हैं, जिसके बारे में बोला जाता है। जैसे कि वे लोग अच्छे हैं, तो वे लोग जो हो गया वो अन्य पुरुष हो गया। निश्चयवाचक तो बोलेंगे कि निश्चयवाचक जैसे निश्चितता का बोध हो, कोई सामान के बारे में बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यह मेरी कलम है, यह कलम के बारे में, कलम है, लेकिन बोले यह मेरी है। कलम के बारे में बोले पर इशारा कर रहे हैं या इशारा भी कर रहे हैं, इसलिए इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं। इशारा भी कर रहे हैं, बोले कि यह मेरी मार्कर है, तो मेरी मार्कर है, मार्कर, या कह सकते सिंपल सा मेरी, यह मेरी है, यह मेरी है। ठीक है, तो यह के जगह पे, मार्कर के जगह पे हम क्या बोलते हैं, यह बोलते हैं। तो यह जो हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। और इशारा कर रहे हैं, निश्चितता का बोध हो रहा है कि हाँ यही तो है, इसका मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चितता का कोई आ रहा है। तो संबंधवाचक किसे कहते हैं, वैसा शब्द है ना जो संबंध बताता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसकी, जिसकी और उसकी, जिसकी उसकी जब पे कोई एक आदमी का नाम आएगा, मान लेते हैं कि राम की लाठी, राम की भैंस, है ना, तो संबंध बता रहा है, नहीं बता रहा है ना। तो जिसकी उसकी ये सब क्या, वो सो, जिसकी उसकी, कौन सा शब्द कहलाता है, संबंधवाचक। संबंधवाचक। निजवाचक क्या होता है, जिससे खुद की बोल होता है। अरे निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, वैसा सर्वनाम, है ना, वैसा सर्वनाम जिससे खुद का बोध। जैसे कि देख लो, मैं खुद से यहाँ से चला जाऊंगा, मैं खुद यह काम कर लूंगा, मैं स्वयं खा लूंगा। ठीक है, तो स्वयं, खुद, है ना, ये सब जो होता है निजवाचक सर्वनाम होता है। इंग्लिश में इसको अलग कर दिया गया है, एक होता है एम्फैटिक प्रोनाउन, एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अच्छा, इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, वैसा सर्वनाम, समझो, वैसा सर्वनाम, है ना। देखो देखो, वैसा सर्वनाम जिससे सवाल करने का बोध हो। क्या यह आपकी है, क्या यह आपकी है, क्या जो हो गया जो हो जाता है वो। चलो अब विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है, किसी के बारे में एक्स्ट्रा बात को बताता है। वह लड़का है, अब कैसा लड़का है ये जो बताएगा ना, विशेषण कहलाएगा। वो अच्छा लड़का है, अच्छा क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। खराब लड़का है, खराब क्या कहलाएगा, लड़का के बारे में एक्स्ट्रा बात बताया ना, विशेषण कहलाएगा। रटने कोई जरूरी है, सिंपल सा समझ में आ गया कि किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी नाउन के बारे में, दुनिया में किसी भी चीज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना सर्वनाम विशेषण कहलाता। समझ में आ गया होगा। जैसे कि मार्कर, काली है, सर्वनाम कहलाए, उजली है, सर्वनाम कहलाए, विशेषण कहलाए। बात समझ में आ गया। तो किसी चीज के बारे में एक्स्ट्रा बोलना सर्वनाम, विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, बात समझ में आया या नहीं है। तो किसी भी चीज के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा बात बताना विशेषण कहलाता है। किताब के बारे में बोले, किताब नई है, पुरानी है, अच्छी है, खराब है, कुछ भी है, वो क्या कहलाएगा, विशेषण। विशेषण को देखो, जनरली देखो, समझो, विशेषण को जनरली, विशेषण जो शब्द होते हैं ना, उसको 4 भागों में बांट दिया गया। किसी के बारे में बताएंगे, अच्छा है, खराब है, गुण बताएंगे, अच्छा है, खराब है, मोटा है, पतला है, काला है, दुबला है,
गुणवाचक। संख्या बताएंगे 1 है 2 है 3 है, इस क्लास में 100 लोग हैं 20 लोग हैं 50 लोग हैं, संख्या बता रहे हैं ना, संख्यावाचक। परिणाम बताएंगे थोड़ा है ज़्यादा है बहुत है, परिणामवाचक। सर्वनामिक विशेषण नाउन के पहले आकर उसकी विशेषता बताएगा। राम है तो राम के बारे में बताएंगे कि हाँ यही राम है, तो राम की विशेषता है ना, कौन राम है तो यही राम है, तो यह राम है, तो यह क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। यहाँ पे यह विशेषण डीप में पढ़ाया गया है, ठीक है। चलो अब देखो आगे, प्रयोग के आधार पर विशेषण को दो भागों में बांटा गया। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि प्रयोग के आधार पे विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्या बताइएगा, दो भागों में बांटा गया है। एक है विशेष से विशेषण, दूसरा है विधेय विशेषण। दूसरा क्या है, विधेय विशेषण। अब देखिए विशेष से विशेषण क्या होगा और विधेय विशेषण क्या होगा, सिंपल सा शॉर्टली समझिए। सुशील बदमाश लड़का है, सुशील बदमाश लड़का है, तो यहाँ पे लड़का की विशेषता बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है कि सुशील लड़का है, कैसा लड़का है, तो भाई बदमाश है, अच्छा है, बुरा है, पतला है, कमजोर है, तेज है, बुद्धिमान है, तो लड़के के बारे में बताया जा रहा है। देखो तो जिसके बारे में बताया जा रहा है उससे पहले ही ना है ये, है ना, तो जिसके बारे में विशेषता बताया जाएगा और उससे पहले अगर कोई विशेषण आ जाता है तो वैसे विशेषण को एट्रीब्यूट विशेष एडजेक्टिव मतलब विशेष से विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशेष से विशेषण कहा जाता है। जिसका विशेषता बताया जा रहा है उसको विशेष से ही कहा जाता है। तो जिसका विशेषता बताया जा रहा है अगर कोई विशेषण उसके जस्ट पहले आता है तो वैसे विशेषण को विशेष से विशेषण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बदमाश क्या कहा है, जैसे कि देखो वह अच्छा लड़का है, लड़का कैसा है, अच्छा, तो लड़का के पहले ना आया अच्छा, तो ये कहलाएगा विशेष से विशेषण। बात समझ में आया। सुनीता सुशील लड़की है, तो ये सुनीता कैसी लड़की है, सुशील लड़की, कैसी लड़की कैसी है, ये सुशील, ये सुशील कहलाएगा विशेष से विशेषण कहलाएगा। अब एक कंफ्यूजन नहीं हो रहा है सर, यहाँ पे सुशील और यहाँ पे सुशील, देखो ये सुशील नाम है, इसका मतलब ये संज्ञा है और ये नाम है रख देता है, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं, किसी का गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वो अच्छी है, सुशील है, अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ नाम के जैसा नहीं है, इसलिए बोला जाता है ना कि दुनिया में कोई भी शब्द है ना उसको एक सटीक नहीं बोला जा सकता है कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया। जब तक वो वाक्य में नहीं आएगा ना, सेंटेंस में नहीं आएगा ना, तब तक उसको एक सटीक आंसर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलो तो इसलिए ये सुशील, ऐसा तो समझ सुनते हैं सुशील नाम है, इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे देखो नाम की तरह काम किया नहीं किया, कैसा काम कर रहा है, इस किसी की तारीफ कर रहा है, तारीफ करने वाला तो हमेशा विशेषण कहलाता है ना, जिस वजह से सुशील विशेषण कहलाता है। अब कौन सा विशेषण, विशेष से विशेषण, क्यों, क्योंकि जिसकी विशेषता होता है ना उसके जस्ट पहले। आगे राम का कुत्ता काला है, राम का कुत्ता काला। अब देखो अब काला क्या काला है, कुत्ता, किसका, राम, कुत्ता की विशेषता बता रहा है क्या है, कैसा है, काला है। लेकिन कुत्ता के पहले आया कि बाद में आया, कुत्ता के बाद में आया ना, बाद में आया और है वो उठाते थे आगे के जनरली जो होता है वो क्या होता है, क्रिया होता है। क्रिया मतलब क्या होता है, वर्ब होता है। कैसे वर्ब होता है, क्योंकि वो तुम लोग को दिखता है कि वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन काम जो करता है ना उसके समय को बताता है, तो कामे के बारे में कुछ बताया ना, इसलिए वो क्रिया कहलाता है। देखो क्रिया और संज्ञा के बीच में जो आया है ना तो वैसे सबको बोला जाता है विधेय विशेषण। क्या कहा जाता है, विधेय विशेषण। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। देखो तो प्रयोग के आधार पर विशेषण को दो प्रकार होते हैं, एक विशेष से विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखो, तुलना के आधार पे विशेषण के तीन प्रकार होते हैं। तुलना के साथ, तुलना करते हैं, नहीं बोलते वो अच्छा है, मुझसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, तुलना किए कि नहीं किए, अच्छा, जैसे कि इंग्लिश नहीं बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं वो लंबा है, टॉल, मतलब मान लो इससे, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो छोटा है ये बड़ा है, छोटा है टॉल, इससे लंबा मान लो है ये, है ना, तो क्या बोलेंगे, टॉलर बोलेंगे। इससे लंबा है तो टॉलर बोलेंगे, और सबसे लंबा होगा उसको टॉलेस्ट बोलेंगे। तीन भागों में बांटे कि नहीं बांटे, टॉलर, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये तीन भागों में बांटे, इसलिए बोला जाता है तुलना के आधार पे तीन भागों में बांटा गया है ना, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, तीन भागों में बांटा गया एडजेक्टिव विशेषण को। अब हम लोग देख लेते हैं क्रिया विशेषण जो है अविकारी शब्द क्या आते हैं, इसका रूप नहीं बदलता है। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया का विशेषण का विशेषता बताता है, कुछ बात जोड़ता है। विशेषण क्या था, जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात बताया,
और ये क्रिया विशेषण क्या होगा, क्रिया और विशेषण के बारे में और खुद क्रिया विशेषण, तीन गो चीज हो जाएगा, क्रिया विशेषण और खुद इन तीनों के बारे में एक्स्ट्रा बात बताएगा। वैसे शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। जैसे कि देखो इसके चार प्रकार होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक। जैसे कि देखो वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है, सिंपल सी बात। लेकिन इसमें जोड़ेंगे एक्स्ट्रा बात, पढ़ने में एक्स्ट्रा बात जोड़ेंगे, वो धीरे धीरे पढ़ता है। वह बोलता है, ठीक है, अब बोलने में बोलेंगे तेज तेज बोलता है, जल्दी जल्दी बोलता है ना। देखो तो बोलना क्या है, काम है, बोलना क्या है, काम है, लेकिन इस काम में एक्स्ट्रा बात जोड़ दी। क्या जोड़ दी कि धीरे धीरे बोलता है, तेज तेज बोलता है कि नहीं। तो धीरे धीरे, तेज तेज, ऐसे शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसके चार प्रकार होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक। रीतिवाचक कैसे पता करेंगे, तो जिस सेंटेंस से पूछेंगे सवाल करेंगे, कैसे, देखो वो पढ़ता है, सवाल करेंगे वो धीरे धीरे पढ़ता है, उस सेंटेंस से सवाल करो, कैसे पढ़ता है, धीरे धीरे। कैसे से सवाल करने के बाद धीरे धीरे जवाब आया, कैसे से सवाल किया तब ना जवाब आया। वो धीरे धीरे पढ़ता है, कब पढ़ता है, जवाब मिला, कब पढ़ता है, कहाँ बोले, समय के बारे में कुछ बोले नहीं, तो कब से खेलेंगे तो जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा। कैसे का जवाब मिला, तो जिस सेंटेंस से कैसे का जवाब मिलेगा ना, अगर क्रिया विशेषण होगा तब, अब उस सेंटेंस में हम कैसे से सवाल करेंगे ना, तो वैसे शब्द रीतिवाचक सर्वनाम, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अब बोलेंगे कि राम मेरे आसपास ही खेल रहा होगा, राम मेरे आसपास ही खेल रहा होगा, कहाँ खेल रहा होगा, स्थान बता रहा है कि नहीं बता रहा। अब बोले कैसे खेल रहा है, जवाब मिला, जवाब मिला, नहीं मिला, इसका मतलब वो रीतिवाचक तो नहीं होगा। कहाँ खेल रहा है, जवाब मिल गया, हाँ मेरे आसपास खेल रहा है, तो ये आसपास क्या कहलाएगा, स्थानवाचक कहलाएगा। अब यही से राम मेरे आसपास खेल रहा है, कब खेल रहा है, जवाब मिला, मतलब इसमें कब का भी जवाब नहीं मिला, कैसे का भी जवाब नहीं मिला, कहाँ से सवाल किए जवाब मिल गया। तो कहाँ से, अगर क्रिया विशेषण के शब्द है और कहाँ से सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा, वैसा शब्द कहाँ आसानी से बताएगा, तो वैसा शब्द स्थानवाचक कहलाएगा। कालवाचक, वह कल है ना खेल रहा था, वह कल खेल रहा था। अब कहाँ खेल रहा था, सवाल में कुछ था, कैसे खेल रहा था कुछ नहीं बोले हम। अब कब खेल रहा था, कल, तो कब का जवाब दिया ना। खेलने के बारे में पूछ रहे, खेलना क्रिया होता है, क्रिया के बारे में बता रहा है कि वो कब खेल रहा था, तो कल खेल रहा था, तो कल क्या कहलाएगा, सबसे पहले क्रिया विशेषण कहलाएगा। और क्रिया विशेषण में कौन सा, तो टाइम को बता रहा है, समय को बता रहा है, इस वजह से कालवाचक कहलाएगा। परिणामवाचक मात्रा को बताएगा, है ना, जैसे कि अधिक हो जाएगा, है ना, वह अधिक सामान को ढो रहा है, या फिर कह सकते हैं या वह बहुत भारी सामान हो रहा है, भारी क्या कहलाएगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया होगा, चलो, है ना। तो ये पूरा, इसके बाद और भी बाकी है ना। चलो अब हम लोग देख लेते हैं संबंधवाचक क्या होता है। संबंधवाचक के बारे में थोड़ी सा बता चुके थे कि वैसा शब्द जो है ना वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने वाले व्यय को, व्यय मतलब क्या होता है, इसको खर्च नहीं किया जा सकता है, मतलब अविकारी शब्द को संबंधवाचक शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जो क्या कहा जा सकता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम को आपस में जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि देख लो, मेरे घर के सामने बगीचा है, मेरे घर बगीचा है, मेरे घर बगीचा है, समझ में आ रहा है। दोनों को जोड़ेगा कौन, के सामने जोड़ रहा है या कर संबंध बता रहा है। मेरे घर बगीचा है, संबंध बता रहा है, क्या है बगीचा है, तो के सामने है, संबंध बता रहा है ना, पीछे वाला को आगे वाला से क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है, रिलेट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, संबंधवाचक बोला जाता है। ठीक है, चलो, उसके बिना रहना सीखो, उसके बिना रहना सीखो, उसके रहना सीखो, क्या बीच में क्या आ जाएगा, बिना, क्या कर रहा है, पीछे वाला को आगे वाला से रिलेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, संबंधवाचक। रिलेट करना, संबंध करना। पिता की तरह ईमानदार बनो, किसकी तरह, पिता की तरह, पिता ईमानदार बनो, समझ में आएगा कि हाँ पिता की तरह बनो। तो यहाँ पे की तरह हो जाएगा, का के ये सब जो जनरली की तरह हो जाएगा, बिना हो जाएगा, के सामने जो हो जाएगा ये संबंधवाचक हो जाएगा। डिटेल से पढ़ाया गया है। ठीक है, चलो
समुच्चयवाचक क्या है? वैसा शब्द जो दो वाक्यांशों को, दो शब्दों को जोड़ता है, वैसे शब्द को समुच्चयवाचक कहा जाता है। जैसे कि राम और श्याम चालाक है ना, हम लोग बीमार हैं लेकिन आप लोग स्वस्थ हैं, ऐसे नहीं। तो मैं बीमार हूँ, आप लोग मस्त हैं, तो और आप लोग मस्त हैं, यहाँ और जो है क्या कहलाएगा? समुच्चयवाचक कहलाएगा। इस समय बोले क्या होता है तो वैसा शब्द जिससे सुख दुख, आश्चर्य का, हर्ष का, उल्लास का जिक्र होता है, वैसे शब्दों को विस्मयादिबोधक शब्द कहा जाता है। जैसे कि बाप रे बाप इतना बड़ा चूहा, जा मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, ये जो शब्द है क्या कहलाएगा? विस्मयादिबोधक कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी शॉर्टली देखेंगे समास काल, ये दो का भी देख लेते हैं, बस इसको नोट कीजिएगा।